हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। आर्ट्स स्टडी में डीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज यू नो दैट वी हैव स्टार्टेड हिस्ट्री सीरीज ऑफ क्लास 6। दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑफ चैप्टर 11 दैट इज न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। तो न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स का ये हमारा चौथा लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर कर रखा है। अगर आपने पिछले तीनों लेक्चर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले तीनों लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप लेक्चर्स का पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सारे लेक्चर्स के पीडीएफ को ले सकते हैं। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और न्यू काइंड ऑफ आर्मी। तो अभी हम लोग सब प्रशस्ति वगैरह देख चुके हैं, समुद्रगुप्ता का प्रशस्ति, हर्षवर्धन का प्रशस्ति, उसके बाद चालुक्य पल्लवा का प्रशस्ति, ठीक है, जिसमें कैसे वे लोग धीरे धीरे पावर में आते हैं और फिर धीरे धीरे क्या होता है उन लोगों का डिक्लाइन हो जाएगा। और 7th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 2 नया किंगडम आ जाएगा, उन लोगों का जगह ले लेगा राष्ट्रकूट और चोला। अब हम लोग उसी टाइम का जो पिछले जो लेक्चर्स में डिस्कस किए थे उन्हीं लोगों का जो आर्मी था उसको हम लोग देखेंगे कि धीरे धीरे एक नए टाइप का आर्मी इमर्ज होता है और न्यू काइंड ऑफ आर्मी आज हमारा टॉपिक है। तो लाइक अर्लियर रूलर्स, सम ऑफ दीज किंग्स मेंटेन्ड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी विथ एलिफेंट, चैरियट, कैवलरी एंड फुट सोल्जर्स। तो पहले के राजा की तरह ही अभी के जो रूलर थे, यानी कि जो हम लोग जिन जिन राजाओं के बारे में बात किए हैं नॉर्थ और साउथ के, नॉर्थ में गुप्ता पीरियड के देखे हैं, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता, उसके बाद आते हैं हर्षवर्धन, उसके बाद हम लोग फिर साउथ में जब बढ़े हैं तो साउथ में जो राजा आए तो स्पेशली ये उनका बात हो रहा है, ठीक है। नॉर्थ वाले का तो बात हटा दीजिए, वो थोड़ा पहले रहेगा। ये साउथ वाले का बात हो रहा है, चालुक्य, पल्लवा, इसके बाद आएंगे राष्ट्रकूटा, चोला। तो ये उन लोगों का आर्मी का बात हो रहा है। तो ये लोग क्या करते थे, तो पहले वाले जो थे वो क्या करते थे, मेंटेन करते थे आर्मी को। आर्मी में काफ़ी ज़्यादा लोग होते थे, एलिफेंट होते थे, रथ वगैरह होते थे, कैवेलरी होते थे, फुट सोल्जर्स होते थे। बिसाइड्स देयर वेर मिलिट्री लीडर्स हु प्रोवाइडेड द किंग्स विद ट्रूप्स वेन एवर ही नीडेड देम। इन सब के अलावा अब क्या होता था, इन रूलर्स में, नए रूलर्स में जो थे, अभी जो आर्मी का बात हो रहा है तो इनका आर्मी कैसा होता था, तो पहले के रूलर्स की तरह ये सब तो इनके पास था ही, लेकिन इनके अलावा जो था इनके पास एक मिलिट्री लीडर होता था जो अब जब इनको युद्ध वगैरह करना होता था तो वो ट्रूप्स प्रोवाइड करता था, ठीक है। यानी कि राजा के पास कुछ अपना मिलिट्री, कुछ अपना हाथी घोड़ा वगैरह जो भी होता है वो होता था, लेकिन इनके पास कुछ लीडर होते थे, ऐसे लोग होते थे कि जिन जब राजा को ज़रूरत पड़े तो उनको बस बोल देना है, वो 20 आदमी लेकर के, जैसे अभी मानो एग्जाम्पल ले लो कि 20 ट्रूप वो भेज दिया, 20 सोल्जर भेज दिया, तो वैसे काफ़ी सारे लीडर्स होते थे राजा के अंदर में। दे वे आर नॉट पेड रेगुलर सैलरी, राजा जो है उनको सैलरी नहीं दिया करता था, लेकिन बदले में क्या देता था, सम ऑफ देम रिसीव ग्रांट्स ऑफ लैंड, यानी कि उनको राजा क्या करता था, भूमि दे देता था, बोलता था आप अपना इसी से खर्चा वर्चा निकाल लिया करो। दे कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड, वे लोग क्या करते थे, उस भूमि से रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे, एंड यूज्ड दिस टू मेंटेन सोल्जर्स एंड हॉर्सेस। और जो सोल्जर और हॉर्सेस वो रखते थे अपने पास, जो सिपाही घोड़े जो रखते थे, एंड प्रोवाइड इक्विपमेंट फॉर वारफेयर, और जो युद्ध के लिए जो भी उनके पास हथियार वगैरह होता था तो उन सब का खर्चा वो कहाँ से निकालते थे, वो लैंड से, ठीक है। जो लैंड उनको कौन देता था, राजा देता था, तो उससे वो रेवेन्यू लेते थे, यानी कि जो लोग उस पर खेती वगैरह करते होंगे उनसे एक तरह से टैक्स लिया करते थे, और ये जो सब तैयारी वगैरह करके रखते थे, और राजा को जब मुसीबत पड़ता था, युद्ध में जाना पड़ता था तो मदद करते थे। अब इन लोगों को, ये जो मिलिट्री लीडर होते थे अभी जिनके बारे में डिस्कशन हुआ, उनको सामंत कहा गया है, और एक तरह से ये पूरी प्रक्रिया यहीं से शुरू हो जाती है सामंतवाद को, ठीक है। सामंतवाद एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, ये यूरोप के देशों में भी हुआ है। तो आपको बस इतना ही पढ़ना है, क्लास 6 में तो उतना ही जानकारी दे सकता हूँ। तो वेन एवर द रूलर वॉज वीक, यानी कि जब कभी भी रूलर वीक पड़ जाता था, यानी कि राजा जब वीक हो जाता था, तो सामंत जो था, अब इस सामंत के पास क्या होता था, इसके पास भी अपना सैनिक, अपना हाथी घोड़ा सब होता था। तो ये क्या करने लगे, जब राजा कमजोर हो जाता था, यानी कि राजा मानो कोई पावरफुल है तो उसके अंडर में काम कर रहा है, राजा मर गया, उसका जब बेटा आया, या राजा ही जब किसी युद्ध में हार गया, राजा कमजोर हो गया, उसका पावर जो है एक तरह से कम हो गया, तो ये सामंत लोग जो है जिस एरिया में, जिस लैंड इनको राजा दिया था उस लैंड के ये मालिक ही बन जाते थे, राजा को उसके बाद से टैक्स वगैरह नहीं देते थे, मिलिट्री हेल्प नहीं देते थे, तो एक तरह से वो खुद छोटे छोटे राजा बन गए सामंत लोग। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है असेंबलीज इन द साउदर्न किंगडम। तो जो साउथ के किंगडम में असेंबली कैसा होता था, यानी कि सभा कैसा होता था।
तो द इंस्क्रिप्शन ऑफ द पल्लवाज मेंशन अ नंबर ऑफ लोकल असेंबली। तो जो पल्लवा का इंस्क्रिप्शन है उसमें काफ़ी लोकल असेंबली यानी कि जो लोकल लेवल पे सभा होता है, ठीक है, उनका जिक्र मिलता है। दिस इंक्लूडेड द सभा विच वाज एन असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ओनर्स। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है उसमें एक सभा के बारे में मेंशन मिलता है, एक सभा के बारे में जानकारी मिलता है जो ब्राह्मण जो थे जिनके पास लैंड हुआ करता था, जो लैंड को ओन करते थे, जमींदार ब्राह्मण, उनके बारे में जिक्र किया गया है, उनके असेंबली के बारे में, यानी कि वे लोग एक बार मीटिंग किए होंगे, सभा किए होंगे, उसके बारे में जिक्र मिलता है इंस्क्रिप्शन में। दिस असेंबली फंक्शन थ्रू सब कमिटीज। तो ये जो असेंबली होता था ना वो उसको सब कमेटी के द्वारा क्या किया जाता था, फंक्शन किया जाता था। विच लुक्ड आफ्टर, जिसका काम क्या होता था उस सब कमेटी का, इरिगेशन यानी कि सिंचाई व्यवस्था को देखना, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस यानी कि जो कृषि कार्य होते थे उसको देखना, रोड बनाना, टेम्पल्स बनाना, लोकल टेम्पल्स का मतलब एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करना, ये सब काम होता था इन असेंबलीज का, इन सब कमेटी का। इसी पे वो लोग मीटिंग वगैरह बुलाते थे, सभा बुलाते थे। अब ऊर क्या होता था, द ऊर वॉज अ विलेज असेंबली फाउंड इन एरियाज वेयर द लैंड ओनर्स वेयर नॉट ब्राह्मीण। तो जहाँ पे ब्राह्मीण होते थे वहाँ पे तो सभा बोला जाता है, लेकिन जहाँ पे ब्राह्मीण लैंड ओनर नहीं होते थे यानी कि ब्राह्मण के अलावा जो किसी और कास्ट के जो जमींदार हुआ करते थे जिन एरियाज में, वहाँ पर जो सभा बुलाया जाता था, लोकल सभा, उसको क्या बोला जाता था, विलेज एरिया में जो होता था उसको उर बोला जाता था। एंड द नागाराम वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट, यानी कि ब्राह्मण वाले को हम लोग सभा बोलते थे। उर किसको बोलते थे, तो ब्राह्मण के अलावा जो लैंड ओनर उनके असेंबली को उर बोलते थे। और जो मर्चेंट यानी कि व्यापारी लोग थे उनका ऑर्गेनाइजेशन होता था, ठीक है, इन लोगों का असेंबली होता था और मर्चेंट लोगों का ऑर्गेनाइजेशन होता था। और उस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या बोलते थे, नागाराम। It is likely that these assemblies were controlled by rich and powerful landowners and merchant। तो ऐसा मतलब लगता है, ऐसा प्रतीत होता है हम लोगों को अभी एविडेंस के देखने के बाद कि ये जो असेंबलीज होते थे, ये जो मीटिंग्स वगैरह होता था, इस पे किसका डोमिनेंस था, कौन इसको कंट्रोल करता था। तो जो रिच होते थे यानी कि जो पैसे वाले होते थे, अमीर होते थे, जो पावरफुल लैंड ओनर होते थे यानी कि बड़े बड़े जो जमींदार होते थे जिनके पास पावर था, और कुछ व्यापारी लोग, उन लोगों का इस पे क्या होता था, कंट्रोल होता था, यानी कि वे लोग जैसे चाहते थे असेंबली में वैसे उनको कंट्रोल किया करते थे। मेनी ऑफ दीज लोकल असेंबलीज कंटिन्यू टू फंक्शन फॉर सेंचुरीज। तो बहुत सारे इसमें से जो लोकल असेंबली थे, जो लोकल सभा था, वो सैकड़ों साल तक यानी कि 100 साल तक आगे भी कंटिन्यू रहा। अब हम लोग देखते हैं ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम, यानी कि आम आदमी के बारे में, किंगडम के आम आदमी के बारे में क्या जानकारी है हम लोगों के पास, उसको हम लोग देखते हैं। तो वी कैन कैच एन ओकेजनल ग्लिम्प्स ऑफ द लाइव्स ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल फ्रॉम प्लेज एंड अदर अकाउंट। तो उस टाइम में जो प्लेज लिखा गया है, यानी कि प्ले होता है एक तरह से नाटक टाइप का, नाटक और भी जो दूसरे बुक्स वगैरह हैं, उन सब में जो जानकारी मिलता है बुक्स में जो लिखा हुआ है, उससे हम लोगों को उस टाइम मतलब जो लोकल लोग थे, जो आम आदमी थे, उनके लाइफ के बारे में, उनका लाइफ कैसा होता होगा उसके बारे में हम लोगों को एक तरह से जानकारी मिलता है। कहाँ से, प्लेज से और कुछ अकाउंट से, अकाउंट यानी कि जो बुक्स वगैरह किसी ने लिखा होगा। लेट अस लुक एट सम ऑफ दिस। तो उसमें से हम लोग किसी कुछ पे मतलब नज़र डालते हैं। तो कालिदास इज नोन फॉर हिज प्लेस डिपिक्टिंग लाइफ इन द किंग्स कोर्ट। तो कालिदास को जाना जाता है किस चीज़ के लिए, तो उनके प्लेज के लिए, यानी कि वो जो नाटक वगैरह लिखते हैं, ड्रामा शायद होता है, प्लेज का मीनिंग एग्जैक्टली। तो उससे क्या होता है, उन जो किंग यानी कि राजा के दरबार में जो होता था, राजा के दरबार में कैसा लाइफ स्टाइल था, उसके बारे में वो प्लेज में मेंशन करते हैं, ठीक है, इसलिए उनको जाना जाता है। एन इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट दिस प्लेज इज दैट द किंग एंड मोस्ट ब्राह्मण्स आर सोन एज स्पीकिंग संस्कृत। तो इन सब प्लेज में जो है एक इंटरेस्टिंग बात आपको ये लगेगा कि जो राजा होते थे और जो ब्राह्मण होते थे, तो उनको ऐसा दिखाया गया है कि वे लोग कौन सा भाषा में बात करते थे, तो संस्कृत भाषा का यूज करते थे वे लोग। जबकि वीमेन एंड मैन यानी कि और जो उनके अलावा जो पुरुष या महिलाएं होती थी, अदर देन द किंग एंड ब्राह्मण्स यूज प्रकृत, यानी कि उनके अलावा जो लोग होते थे वो प्रकृत भाषा में बोलते थे। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि जो संस्कृत था वो पढ़े लिखे विद्वानों का, राजाओं का भाषा था, और जो कॉमन लोग थे, जो आम आदमी थे, उनका भाषा प्रकृत हुआ करता था। His most famous play, Abhigyan Sakuntalam, is the story of love between a king named Dushyant and a young woman named शकुंतला। तो कालिदास का ही एक काफ़ी मतलब काफ़ी फेमस प्ले है उनका, जिसका नाम है अभिज्ञान
शकुंतलम। तो उसमें जो है वो दो लोगों के लव स्टोरी के बारे में लिखे हैं, एक यंग वीमेन का और एक मेन का। यंग वीमेन को मेन कौन थे, दुष्यंत नाम की एक राजा थे, और एक यवान मतलब जवान जो थी वीमेन थी जिनका नाम था शकुंतला। तो उन दोनों का लव स्टोरी के बारे में कालिदास इस प्ले में लिखे हैं। वी फाइंड एन इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लाइट ऑफ अ पुअर फिशरमैन इन दिस प्ले। तो इस नाटक में जो है, इस ड्रामे में जो है, हम लोग एक इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन देखेंगे पुअर फिशरमैन का, एक मछुआरे का जो काफ़ी गरीब होता है उसके बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन है। उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कि द चाइनीज पिलग्रिम फाइयान नोटिस द प्लाइट ऑफ दोज हु वेयर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स बाय हाई एंड माइटी। तो अभी हम लोग क्या देखें कि प्लेज और अकाउंट से हम लोगों को जानकारी मिलता है उस टाइम के बारे में। तो जो एक चाइनीज पिलग्रिम था, यानी कि चाइना से जो पिलग्रिम क्या होता है उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आप पिछले लेक्चर्स को देख लीजिए। ठीक है, तो फाइयान जो आया था चाइना से, तो वो अपना अकाउंट लिखा था और उस अकाउंट में उसने अनटचेबल्स के बारे में मेंशन किया था। अनटचेबल के साथ कैसा व्यवहार होता था, हाई एंड माइटी, यानी कि जो बड़े लोग थे उनके द्वारा, बड़े जाति के जो थे या जो बड़े लोग थे उनके द्वारा अनटचेबल्स के साथ कैसा दुर्व्यवहार होता था, उसके बारे में उसने क्या किया, मेंशन किया, यानी कि जानकारी दिया एक तरह से। दे वेयर एक्सपेक्टेड टू लिव ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। तो फाइयान जो है अपने अकाउंट में बताता है किसके बारे में, अनटचेबल्स के बारे में, कि उन लोगों को सिटी के बाहर रहना पड़ता था, यानी कि सिटी के अंदर वो लोग नहीं रहते थे, सिटी से एक तरह से आउटस्कर्ट, यानी कि सिटी का जो जहाँ पे एंड होता है उधर रहते थे। ही राइट, वो और भी बताता है कि इफ़ सच अ मैन इंटर्स अ टाउन और ए मार्केट प्लेस। तो अगर कोई अनटचेबल अछूत व्यक्ति किसी मार्केट में या टाउन में उस टाइम इंटर करता था, जब घुसता था, तो क्या करता था, ही स्ट्राइक्स अ पीस ऑफ वुड, यानी कि एक लकड़ी का वुड का लकड़ी का पीस जो है उसको स्ट्राइक करता था, यानी कि बजाता था, किसी चीज़ पे पीटता था, इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ सेपरेट, यानी कि ताकि जो है बाकी लोग जो हैं वो क्या हो जाए, साइड हो जाए, और वो अपने आप को उन लोगों में टच नहीं कर पाए। पीपल हियरिंग दिस साउंड, तो जो साउंड वो निकालता था, नो व्हाट इट मीन्स, तो उन लोगों को पता था कि इस साउंड का क्या मतलब है, एंड अवॉइड टचिंग हिम और ब्रशिंग अगेंस्ट हिम। तो वे लोग क्या करते थे, जब भी वो लोग टाउन में घुसते थे तो वो लकड़ी पीटते थे, उससे लोगों को पता चल जाता था कि हाँ ये अछूत है, इसके शरीर में टच नहीं करना है, और वे लोग साइड हो जाते थे, उसके शरीर में टच नहीं करते थे। तो ये जो है फाहियान जो है इसके बारे में बताता है। एंड बानभट्ट प्रोवाइड्स अस विद अ विविड पिक्चर ऑफ किंग्स आर्मी ऑन द मूव। तो बानभट्ट जो है वो अपने अकाउंट में राजा के आर्मी के बारे में बताता है, राजा का आर्मी जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता था, कभी युद्ध के लिए या किसी और कारणवश, तो उसके बारे में जो है बानभट्ट बताते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।